विषय विज्ञान, कक्षा 6। प्रकरण है पदार्थों का पृथक्करण। इस प्रकरण के शिक्षण संबंधी परिणाम इस प्रकार हैं। बच्चे पृथक्करण का अर्थ समझ लेते हैं, पृथक्करण की विधियों को समझ लेते हैं, पृथक्करण की दैनिक जीवन में आवश्यकता समझ लेते हैं। बच्चों, प्रकरण को शुरू करने से पहले आइए हम लोग देखें कि पदार्थ है क्या। चित्र में आपको दिख रहा है अलमारी, कुर्सी, मेज, कलम, शक्कर, नमक, कार, तेल, फल, ये सभी पदार्थ हैं। पर्यावरण में हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जो स्थान घेरे, जो दबाव डाले, जिसमें द्रव्यमान हो, जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वे सभी पदार्थ हैं। अब आइए समझते हैं पृथक्करण का मतलब क्या है। इस टोकरी में आपको कुछ दिख रहा है? ध्यान से देखें क्या क्या है टोकरी में। केला, अंगूर, भिंडी, कद्दू, संतरा, बैंगन, आलू, सेब, ये सभी चीजें आपको एक ही टोकरी में दिखाई दे रही हैं। टोकरी में सब्जी और फल दोनों एक साथ रखे थे, लेकिन अब उस टोकरी में से फल अलग होकर के एक दूसरी टोकरी में आ गए हैं। यही पृथक्करण है। इस प्रकार बच्चों, हम कह सकते हैं कि पृथक्करण से तात्पर्य है अलग अलग करना। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिले होते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं, और उस मिश्रण में से उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही पृथक्करण कहलाती है। आइए अब देखते हैं कि पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं। पहली विधि है हस्तचयन, दूसरी है थ्रेशिंग, तीसरी है निष्पावन, चौथी है चालन, पांचवी है अवसादन, निस्तारण एवं निस्यंदन, और छठी विधि है वाष्पन। अब आइए आगे हम लोग इन सभी विधियों को समझते हैं। पहली विधि हस्तचयन। बच्चों, चित्र में आपको एक टोकरी में अंगूर दिख रहे हैं, जिसमें काले और हरे दोनों प्रकार के अंगूर हैं। अगर हम लोग इस टोकरी में से हरे अंगूर को अलग कर दें तो दूसरी टोकरी में काले अंगूर बचेंगे। आप देख रहे हैं कि उस टोकरी में से अब काले और हरे अंगूर अलग अलग हो गए हैं। तो सोचिए ये आपने कैसे किया होगा। इसे हम लोग सभी लोग हाथ से ही अलग अलग करते हैं। तो हस्त चयन विधि में हाथ से चुनना। अतः पृथक्करण की वह विधि जिसमें हम अशुद्धियों को या अनुपयोगी पदार्थ को या उपयोगी पदार्थ को हाथ से चुनकर अलग करते हैं, हस्तचयन विधि कहलाती है। घर में भी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जब खाना बनता है तो चावल दाल इसको बीना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे अशुद्धियां होती हैं, उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। इसे कैसे बीना जाता है? इसमें भी हाथ से ही बीना जाता है। तो यहाँ भी हम लोग हस्त चयन विधि का ही प्रयोग करते हैं। पृथक्करण की दूसरी विधि है थ्रेशिंग। चित्र में आपको कुछ दिख रहा है। आपने इसे देखा होगा कि हमारे खेतों में किसान लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। क्या हो रहा है ये? कभी आपने गौर किया है? और बीच वाले चित्र में क्या दिख रहा है? ये एक मशीन है। ये मशीन भी थ्रेशिंग का ही कार्य करती है। कैसे? आइए हम आगे देखते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि गेहूं की फसल कैसे उगाई जाती है
और गेहूं घर में कैसे आता है जिसकी हम लोग रोटी बनाते हैं। तो आप ध्यान से चित्रों को देखिए। चित्र पहले में आपको क्या दिख रहा है? गेहूं की हरी हरी लहलहाती फसल। दूसरे में क्या दिख रहा है? ये फसल अब पक चुकी है। तीसरे में क्या दिख रहा है? किसान उस पकी हुई फसल को काट रहे हैं। चौथे में आपको दिख रहा है कि उस पकी हुई फसल के ढेर बनाए गए हैं। चित्र अगले में क्या दिख रहा है? उस बंधे हुए ढेर को एक मोटे लट्ठे पर या पत्थर पर जोर जोर से पटका जाता है। इससे क्या होता है? जो गेहूं के सूखे पौधे होते हैं, जो बालियां होती हैं, उसमें से गेहूं के जो दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं और सिर्फ सूखा पौधा बचा रह जाता है। और इस प्रकार आखिरी चित्र में हमें दिख रहा है कि गेहूं के बढ़िया बढ़िया दाने हमारे पास आ जाते हैं। तो पौधों से गेहूं या कोई भी अनाज अलग करने की प्रक्रिया ही थ्रेशिंग कहलाती है। अभी भी ये विधि बहुत प्रचलित है। हमारे गांवों में इस विधि का प्रयोग भी बहुतायत में होता है। लेकिन जब फसल बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है तो इसमें काफ़ी समय लगता है। इसलिए आजकल अब थ्रेशिंग मशीनों का भी यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग थ्रेशर कहते हैं। बच्चों, आप सभी ने मूंगफली तो ज़रूर खाई होगी। आपने देखा होगा जब हम लोग मूंगफली को छील के खाते हैं तो उसके सूखे दानों को अपनी हथेली से रगड़ करके उसके ऊपर का छिलका हटाते हैं। और फिर देखा होगा हथेली पर कस के फूंक मारते हैं, जिससे उसके हल्के छिलके जो होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और हमारी हथेली पर सफ़ेद सफ़ेद मूंगफली के शुद्ध दाने ही रह जाते हैं। तो निष्पावन विधि में हवा के द्वारा हम अशुद्धियों को दूर करते हैं। इस चित्र में आप लोगों को क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है एक महिला एक ऊंचे स्टूल पर खड़ी है। उसके हाथ में सूप है और सूप में कुछ अनाज हैं जो कि खेतों से आए हैं। वो सूप को तिरछा करके उसमें से गेहूं को नीचे की तरफ गिरा रही है। इससे क्या हो रहा है? जो हवा चल रही है वो हवा जो है गेहूं में मिले हुए जो उसके छिलके होते हैं, भूसा होता है, वो हवा की दिशा में उड़ जाता है और जो गेहूं के दाने होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार भी गेहूं में से जो अशुद्धियां होती हैं वो अलग हट जाती हैं। तो हवा द्वारा अशुद्धियों को अलग करने की विधि निष्पावन कहलाती है। पृथक्करण की चौथी विधि है चालन। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जब घर में रोटी बनाई जाती है तो आटे को किसी महीन छलनी से छाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? और आप लोगों ने देखा होगा जब कहीं घर बनाया जाता है तो मिस्त्री मजदूर एक बड़े से छन्ने में बालू मौरंग को छानते हैं, उसके बाद ही उसका प्रयोग करते हैं। बच्चों, आटे में या बालू मोरंग में थोड़ी महीन महीन अशुद्धियां होती हैं जो इस प्रकार से अलग नहीं हो सकती, जिनको छानना पड़ता है। इसीलिए उसमें एक छन्नी का प्रयोग होता है या बड़े से छलने का प्रयोग होता है। इस विधि से जब अशुद्धियों को दूर किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं चालन विधि का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। अगली विधि पे हम लोग बात करते हैं अवसादन, निस्तारण एवं निस्यंदन। क्या होता है ये? मिश्रण में पानी मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। बच्चों, अगर हम लोग एक गिलास में पानी लें और उसमें मिट्टी या बालू मिला दें तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मिट्टी और बालू जो है वो पानी के नीचे यानी कि गिलास के तले में आ गई है और ऊपर केवल पानी बचा है। इसे हम लोग कहते हैं अवसादन। पानी अलग हो गया ऊपर और बालू या मिट्टी नीचे जम गई। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए
पानी को उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इस चित्र में आपको अवसादन और निस्तारण दोनों ही अच्छे से समझ में आएंगे। आइए पहले देखते हैं अवसादन क्या है। इसमें एक बीकर यानी कांच का कोई ऐसा बर्तन ले लें जिसमें आप देख सकें कि क्या हो रहा है। पानी लें और पानी में थोड़ी सी बालू को मिला दें। थोड़ी देर तक उस बर्तन को उसी अवस्था में रखा रहने दें। आप देखेंगे कुछ देर बाद जो बालू है वो नीचे तली में आके जम गई है और ऊपर सिर्फ पानी बचा हुआ है। ये कहलाता है अवसादन। दूसरे चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि इस बर्तन को तिरछा करके ऊपर का पानी हम लोग दूसरे बर्तन में ले रहे हैं। तो आप देखेंगे कि दूसरे बर्तन में साफ पानी बचता है और उस बर्तन में सिर्फ बालू ही रह जाती है। इस प्रकार हम लोग पानी में मिली हुई बालू को अवसादन और निस्तारण द्वारा अलग अलग कर लेते हैं। आइए अब निस्यंदन को समझते हैं। बच्चों, निस्यंदन जो है वो अवसादन और निस्तारण की अगली प्रक्रिया होती है। आपने अवसादन और निस्तारण में क्या देखा था कि पानी में मिली हुई बालू को गिलास को तिरछा करके ऊपर का पानी अलग कर लिया जाता है और नीचे तली में बालू बच जाती है। लेकिन उस अवस्था में जो बालू के बहुत महीन और हल्के कण होते हैं वो नीचे नहीं जम पाते हैं, वो उस पानी में ही रहते हैं। तो उसमें मिली हुई बालू को हम लोग कैसे अलग करेंगे? यहाँ हम लोग निस्यंदन का प्रयोग करते हैं। आप एक दूसरे बर्तन में एक कोई कीप लगा दीजिए या फिल्टर पेपर कर दीजिए, या आप कोई सूती कपड़ा जो बहुत ही महीन होता है, आपने देखा होगा उससे भी छन्ने का प्रयोग किया जाता है, उसमें आप उस पानी को डालिए। आप देखेंगे कि जो फिल्टर या कपड़ा है महीन वाला, उसमें से पानी निकल के नीचे आ जाता है और जो बालू या अशुद्धियों के महीन महीन से कण होते हैं वो उस फिल्टर और उस कपड़े में ही रह जाते हैं। इस प्रकार जो पानी में बहुत ही महीन सी अशुद्धियां होती हैं, जो अवसादन और निस्तारण से अलग नहीं हो पाती हैं, वो निस्यंदन विधि से अलग हो जाती हैं। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्टर करना। अंतिम विधि है वाष्पन द्वारा पदार्थों का पृथक्करण। आप लोगों ने गौर किया कि जो हम लोग घर में नमक खाते हैं, आखिर वो नमक आता कहाँ से है? किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, लेकिन कैसे? ये वाष्पन द्वारा ही प्राप्त होता है। चित्र में आपको दिख रहा है कि समुद्र में नमक के ढेर लगे हुए हैं। आइए ये कैसे होता है वाष्पन, इसको हम समझते हैं। आइए जानते हैं वाष्पन क्या है। जब हम लोग पानी को उबालते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से भाप निकलने लगती है। अर्थात पानी उबालने पर वाष्प अर्थात भाप बनना ही वाष्पन या वाष्पीकरण की क्रिया है। और भाप से पुनः जल बन जाना कहलाता है संघनन। हम लोग जानते हैं जब पानी को उबाला जाता है तो उसमें से भाप निकलती है जो कि गैस की अवस्था में होती है और धीरे धीरे पानी जो है वो कम हो जाता है। वहीं हम अगर उस बर्तन के ऊपर कोई ढक्कन रख दें जिसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें, तो जो ये गर्म वाष्प ऊपर उठ रही है ये ठंडे पानी से टकराएगी और वो संघनित हो जाएगी और आप देखेंगे कि उसमें महीन महीन पानी की बूंदें आ गई हैं। इस प्रकार भाप से पुनः जल भी बनाया जाता है। जल में जब कोई विलेय पदार्थ घुल जाता है तो उसे वाष्पन विधि से पृथक किया जाता है। बच्चों, आइए एक प्रयोग करते हैं। एक बर्तन में पानी लें, उसमें कुछ नमक या चीनी को अच्छी तरह घोल दें। अब हमें उसमें से नमक और चीनी को अलग करना है। तो क्या करेंगे? चीनी और नमक तो पानी में घुल चुका है। अगर उसमें से हमें नमक और चीनी
को अलग करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ हम वाष्पन विधि का प्रयोग करेंगे। इस बर्तन को आंच पर रखकर उसे पानी को उबालें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सारा पानी भाप बनके उड़ गया और बर्तन की तली में नमक और चीनी ही रह गया। इस प्रकार से पानी में नमक और चीनी जब मिली होती है तो उसे वाष्पन द्वारा अलग किया जाता है। तो बच्चों, हमें आशा है कि आपको ये पृथक्करण क्या होता है, उसकी विधियां क्या-क्या होती हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ज़रूरी ये होता है कि आपको खुद चयन करना होता है कि हमें किस समय कौन सी विधि का प्रयोग करना है। चलिए, दो प्रश्न आपके लिए हैं जिनका हल आप स्वयं करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि पानी में तेल मिला दिया गया है तो तेल को पानी से अलग करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? सोचिए और इसका उत्तर दीजिए। दूसरा सवाल है, दाल, चावल और मटर इन तीनों को आपस में मिला दिया गया है। फिर हमसे कहा गया है कि इसमें से दाल, चावल और मटर को अलग अलग करके रखें। तो इसमें से हम लोग कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? इन दोनों सवालों के उत्तर आप सोच के इस वीडियो को देख के लिखें।